नमस्कार। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पटना में विपक्षी दलों की कल महाबैठक हुई। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन पर 15 से ज्यादा दलों की रणनीति बनाई गई, लेकिन अभी किसी ठोस फैसले से पहले ही अगले साल की तैयारी की नींव डगमगाने लगी है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और केजरीवाल में ठंती नजर आ रही है, तो बंगाल में भी ममता और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं आरजेडी ने केजरीवाल को लेकर एक भड़काने वाला बयान जारी कर पसुपेश और बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या पटना वाली बैठक विपक्ष के लिए सिर्फ एक ट्रायल थी या फिर वाकई में सभी बाधाओं को पार कर विरोधी मोदी को 2024 चुनाव में रोक लगाने में कामयाब हो पाएंगे। आज के दंगल में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। पटना में 2024 की जंग का पहला टीजर रिलीज हुआ। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के 17 दल एक मंच पर साथ आए। 2024 की जीत की हुंकार भरी। सबका मकसद एक, मोदी के विजय रथ को रोकना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या साथ नजर आ रहे दलों के दिल मिल पाएंगे? क्या आपसी लड़ाई को भूलकर ये सारे दल एक साथ आ पाएंगे, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ शुरू हो चुकी है? कांग्रेस इस देश की बहुत बड़ी पार्टी है। हर दिन वो देश में कई मुद्दों पर अपने बयान जारी करती है, लेकिन इस मुद्दे पे अगर वो चुप्पी धारी करती है तो एक संदेह जरूर लगता है कि क्या उनकी कोई सेटिंग तो नहीं हो रही। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो दिल्ली और पंजाब के यूनिट्स हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि इस पे हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता बोल नहीं रही हैं। अब तक जितने भी बयान आए हैं कांग्रेस के दिल्ली और पंजाब के नेता द्वारा, वो तो यही कह रहे हैं कि हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हम बहुत गंभीरता से या बहुत महत्व देकर के नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उनका जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश में शासन कर रहे हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ जो है गोलबंदी हो रही है, और उसी तरह के तरीके को आप इस्तेमाल करें। आप कहे कि नहीं साहब, जो मेरा एजेंडा है पहले वो तय हो जाए, उसके बाद बाकी चीजें बाद में तय होती रहेंगी। इसको कौन मानेगा भाई? आम आदमी पार्टी अध्यादेश को लेकर विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के कई दलों ने अध्यादेश का विरोध करने का भरोसा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अध्यादेश के विरोध से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में कल बैठक में भी इस मुद्दे पर गहमा-गहमी हुई। बैठक में केजरीवाल समेत आपके कई नेता शामिल हुए, लेकिन बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद हो गए। देखिए, जो महागठबंधन की ये बैठक थी ना, ये महाफ्लॉप हो गया। और हमको लगता है कि केजरीवाल जी जो खुजलीवाल हैं, ये सबको खुजली लगा गए, सबको आईना दिखा दिए कि भाई ये महागठबंधन कहीं से चलने वाला नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव इस तरह की किसी अनबन से इनकार कर रहे हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है, और ज्यादा किसी को इसमें कहना नहीं है। ये दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। अब बाकी लोग आए हैं अपना, ठीक है, घूमे मिलते चले, लेकिन कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। और ये कब तक चलेगा ये भी तो पता नहीं है। अभी तो एक केजरीवाल जी भागे हैं, बाकी देखिए क्या होते हैं। भले ही मंच में राहुल गांधी और खड़गे के साथ ममता बनर्जी भी नजर आई, लेकिन बंगाल कांग्रेस के तेवर ममता के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने न्योता दिया था, शामिल हुई थी हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ममता जो तय करती है वो हम मान के चलती है। राहुल गांधी जी बैठे थे, ममता बनर्जी आई बगल में, आके खैरियत पूछी, राहुल गांधी जवाब दे दिया। और क्या इसमें और क्या हो सकता है? बीजेपी भी इन मुद्दों को हवा दे रही है, पुराना इतिहास याद दिला रही है, मौजूदा संग्राम की बात कर रही है। हमारे नेता ने कहा फोटो सेशन, एक फोटो सेशन। ममता बनर्जी बिहार आके नीतीश कुमार को क्या मदद करेगा? अब मैं पूछता हूं, फारूक अब्दुल्ला यूपी जाके क्या मदद करेंगे? अखिलेश यादव फारूक अब्दुल्ला के यहां जाके क्या मदद करेंगे? ये लोग सब प्रधानमंत्री के सपने वाले टुकड़े टुकड़े हैं, इसीलिए ये फोटो सेशन चला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। विपक्षी दल जो 15 दल इकट्ठे आए, उनसे मेरा सवाल है
क्या वो इमरजेंसी के खिलाफ हैं? तो उनको कांग्रेस के खिलाफ क्या कहना है? दूसरा, राहुल गांधी कहते कि लोकतंत्र का गला घोट दिया, तो क्या ममता बनर्जी से राहुल गांधी जी ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में रोज हत्याएं हो रही, तो क्या लोकतंत्र का गला घोट दिया है? उधर शिवराज सिंह ने विपक्ष के गठबंधन की तुलना जानवरों से कर डाली, जिस पर कमलनाथ भड़क गए। जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। शिवराज जी, आपने विपक्ष को सांप, मेढक और बंदर कहा। पिछले कई दिन से आप रह रहकर अपशब्दों और अस्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप जब हमें सांप कहेंगे तो जनता हमें भगवान शिव का कंठहार समझेगी। जब आप हमें बंदर कहेंगे तो जनता हमें भगवान राम की वो बानर सेना समझेगी जिसने रावण की तरह पाप की लंका ध्वस्त कर दी थी। साफ है, विपक्ष के दो विरोधी दलों का एक साथ आना इतना आसान नहीं। पुराने जख्म हैं जिन्हें भूलना होगा, कई एजेंडे हैं जिस पर फॉर्मूला तैयार करना होगा। आज तक ब्यूरो। विपक्षी एकता के पास बहुत रोड़े हैं क्या इस राह में 2024 के पहले, या फिर बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? कई ऐसे सवाल हैं। आज दिन भर एक के बाद एक बयान तमाम दलों की ओर से सामने आए, जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप लीडर हैं जेडीयू के, कन्वीनर हैं नीतीश विचार मंच मिशन 2024 के। इनके भी बड़ी तमन्ना है नीतीश कुमार को लेकर, जरा जानेंगे हम। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़ चुके हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी के नेताओं के कई बड़े बयान सामने आए हैं। फोटो सेशन था, लिट्टी चोखा गाने गए थे, चाय पार्टी हो गई, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ख्वाब इन लोगों का प्रधानमंत्री बनने का है, और ये गठबंधन नहीं आसान किसी भी दल के लिए। आलोक शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि किसी ने कहा तमाशा है, किसी ने कहा नौटंकी है, किसी ने कहा ड्रामा है, किसी ने कहा टुकड़े टुकड़े फोटो सेशन और जीव जंतु और मोदी जी की बाढ़, लेकिन वो भूल गए कि बाढ़ तो विनाश ही लेकर आती है। लेकिन इन तमाम शब्दावली से एक ही इशारा होता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी के तमाम नेता जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि जो 17 दल बैठे हैं पटना में, जिस तरह से वहां पर एक साझा वो बना है कि हम सब एक हैं, साथ हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नया मोर्चा बनेगा, नए समीकरण बनेंगे, मुद्दों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और इसी मीटिंग में अगली मीटिंग को भी की डेट भी फिक्स कर ली गई। ये पूरी तरह से बताता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। अभी तो देखना आप, जो तमाम लोग गए हैं, साथ बैठे हैं, साथ मिले हैं, ईडी, सीबीआई और इनके जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चालू होंगे। अभी तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने केवल अपशब्दों का ही वार किया है, अभी तो इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये देश जान चुका है कि अब इन शब्दावली से या किसी भी तरह से काम नहीं चलेगा। बीजेपी जवाब दे कि यूपीए वर्सेस एनडीए की अगर तुलना की जाए तो यूपीए में आज भी तमाम घटक दल नए जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि एनडीए में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दल इनको छोड़कर चले गए। 30-30, 35-35 साल पुराने जो लोग थे, साथी थे, मोदी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा चेहरा, उसके बावजूद अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी को चाहिए कि जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा करे। 53 दिन के बाद ऑल पार्टी मीटिंग अगर मणिपुर पर बुलाई जाती है, आज तक ने काफी अच्छा उसका कवरेज आज लिया। मैं आज तक को बधाई देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आप लोगों ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया है, बहुत जरूरी था। आज तमाम मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, चीन घुस कर बैठा है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए केवल विपक्ष को कोसना, मुझे लगता है ये इनके काम अब नहीं आएगा। केवल विपक्ष को कोसना, प्रेम शुक्ला जी, काम नहीं आएगा। और 17 दल अगर एक साथ बैठे हैं और वहां पर तमाम बातें हो रही हैं, अब तो लालू प्रसाद यादव ने, हालांकि राजनीतिक तौर पर हम लोग इसके मायने निकाल रहे हैं कि दुल्हा भी तय कर दिया है विपक्ष का, तो मुश्किलें और चुनौतियां तो बढ़ेंगी ना आप लोगों की, प्रेम शुक्ला जी। और मुद्दे पर बात नहीं करती है बीजेपी, ये बोल रहे हैं आलोक शर्मा।
जी चित्रा जी, 2 दिन आपने भी जो है पटना की इस बैठक के कवरेज में आपने भी जो है समर्पित किए। उन 2 दिनों में विपक्ष की इस बैठक से आपको क्या उसमें से राजनीतिक प्रस्ताव क्या हासिल हुआ? एक ही आप ही की दृष्टि में भी प्रस्ताव हासिल हुआ कि श्रीमान राहुल गांधी अपनी माताजी के कहने पे बियाह नहीं कर रहे हैं। यही लालू प्रसाद जी का जो एकमेव मस्खरा वक्तव्य है, उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा मुद्दा वहां से उभर कर नहीं आया जिस पर चैनलों ने भी चर्चा की हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रतिक्रियाओं को हम बगल रख दें तो अरविंद केजरीवाल क्या कहकर गए, और तो और छोड़ दीजिए, स्वयं अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में गुट नेता हैं, वो बंगाल की जो सबसे बड़ी नेता हैं मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बंदोपाध्याय के बारे में क्या कहकर गए, इस पर भी आलोक शर्मा को प्रकाश डालना चाहिए। क्या अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के विपक्ष की एकता के इस प्रयास के साथ हैं? यदि नहीं है तो क्या कारण है? क्या उस पर आत्मचिंतन करने के लिए कांग्रेस राजी है? यदि राजी नहीं है तो आप अपने ही लोगों को अगर रजामंद नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर अगर किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो इतना चिढ़ने की क्या आवश्यकता है? राजनीति में आप हम पर प्रश्न पूछेंगे, हम आप पर प्रश्न पूछेंगे। आप हमसे प्रश्न पूछते हैं तो आप बौखलाए होते हैं क्या? हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? इतना चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना रक्तचाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। ये बताइए ना कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, क्या बिंदु तय कर लिए? क्या आप लोगों ने उस पूरे बैठक में जो 15-17 दल बैठे थे, तो पहली बैठक 15-17 दलों ने तो क्या राजनीतिक प्रस्ताव वहां पारित हुआ? हाँ, शिमला में भी अगली बैठक पहली बैठक में भी तो कुछ पारित होगा। नहीं 10-12 बैठक होंगी, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं 10-12 बैठक कर रहा हूं और हर बार जो है अभी एक जन पहली बैठक से अरविंद केजरीवाल इनका साथ छोड़कर निकले हैं। ठीक है। पहली बैठक से अधीर रंजन चौधरी का विरोधी बयान आया है। हाँ। पहली बैठक में जो है श्रीमान लालू प्रसाद यादव 2 बार कहे कि नीतीश कुमार जी को संयोजक का नाम प्रस्तावित करने का प्रयास हुआ, लेकिन कोई उस संयोजक के नाम को जो है स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहली बैठक में यही नहीं तय हुआ कि संयोजक कौन होगा, जिसकी खबरें जो है पिछले 15-20 दिनों से विविध समाचार चैनल और विविध समाचार पत्र चला रहे थे। ठीक है। तब भी हमारा ये मानना ठीक है, अच्छी बात है भाई, 15 नहीं 25 इनके साथ हो जाएं। और जब ऐसी स्थिति आती, जब कांग्रेस कमजोर होती है तो लोगों को जमा करेगी। 1984 में, 89 में, उसके पहले कांग्रेस के कितने गठबंधन के साथी थे? भारतीय जनता पार्टी आज अकेले के बूते सत्ता में पहुंचने की स्थिति में है, तो हमारे गठबंधन के साथ जहां हमारा विस्तार होगा वहां हमारे गठबंधन के साथी हमसे दूर हो सकते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इसका जवाब आप दीजिए। अब संयोजक को लेकर तो तमाम रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स भी छप गई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार की अगुवाई हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर भी आप लोगों ने ट्विटर पर शेयर कर दिए, जहां सबसे पहला बड़ा चेहरा नीतीश का था और बाकी छोटे छोटे तमाम चेहरे आप लोगों ने शामिल किए। लेकिन उनकी बात तो सच है कि संयोजक को लेकर कोई सहमति ही नहीं बन पाई, जबकि नीतीश अगर लीड कर रहे थे तो उनके नाम पर सहमति तो बन जानी थी। क्या रोड़ा आ गया बीच में? सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक संयोजित हुई और संयमित हुई और सभी नेताओं ने मीडिया के सामने आकर के अपने अपने महत्वपूर्ण मुद्दे रखे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही वाली सरकार चला रही है 9 वर्षों से, उसके प्रति उनका क्या स्टैंड है। और सबने एक बात पर सहमति दी कि हम मिलकर के पूरा विपक्ष यूनाइट होकर के देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। विपक्ष की तमाम पार्टियां लगातार 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुनीतियों के खिलाफ खड़ी है, अब वो एक साथ खड़ी है। इस बात से बीजेपी को दर्द उठा है। बीजेपी ने जिस तरह के बयान जारी किए उससे यह समझ में आ गया चित्रा जी, बौखलाहट अंदर बहुत गहरी है, क्योंकि अमित शाह जी ने बयान दिया उसके बाद कश्मीर में कि 300 सीट जीतेगी बीजेपी, और 6 महीने पहले बयान दिया था 350 जीतेगी। अभी 50 सीटें कम आई हैं, फिर 6 महीने बाद कहेंगे नहीं अब 150 सीटें जीतेगी। और सीएसडीएस का एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, यदि विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ रहीं और 1% वोट भी अगर उधर शिफ्ट हो गया
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। इससे बौखलाहट जरूर बढ़ी है। रही बात केजरीवाल जी की संयोजक जी, देखिए इतनी पार्टियां बैठी हैं, उनकी अंदर की कोई राय है और सब लोग नीतीश जी के इन महान प्रयास के बाद ही सब एक साथ बैठे हैं। ममता दीदी ने वहां से आग्रह किया था पटना में बैठिए जी, ये बहुत अच्छा मैसेज है। और अधीर रंजन चौधरी आंखें दिखा रहे हैं पटना में केंद्र ममता सरकार बनर्जी को। पटना से ही देश की केंद्र की सरकार को 2024 में अब हटना है। तो इसलिए बीजेपी जितने तरह के अपशब्दों को सामने लेकर आएगी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब होगा और देश कम से कम महंगाई के खिलाफ तो एक साथ खड़ा होगा, बेरोजगारी के खिलाफ एक साथ खड़ा होगा, अडानी के 20,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ एक साथ तो खड़ा होगा। ठीक है, अब मैं जवाब जरूर है। हाँ। और बहुत अगली बैठक होगी, चीजें सामने आएंगी, नीति होगी, प्रधान नीति होगा, प्रधान नेता होगा और देश हमारे लिए प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका परिवार जो संघ परिवार है, सालों से उनकी तानाशाही चल रही थी, सबसे तो बड़ा फिर बीच में आरजेडी को छोड़कर क्यों बीजेपी में चले गए आपके मुखिया? राजनीतिक 9 साल से वो तानाशाही कर रहे हैं, तो वही तानाशाह बीच में क्यों पसंद आ गए थे? राजनीतिक परिस्थितियां कुछ उस समय वैसी उत्पन्न हुई थी और उन राजनीतिक परिस्थितियों के हालात में कभी हमने कोई निर्णय लिया, लेकिन अब एक ही निर्णय है, संपूर्ण विपक्ष, एक नेशन और एक विपक्ष। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ संजीव झा जी जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी, आप लोगों ने तो जोर का झटका जोर से ही दे दिया विपक्षी एकता को। अब एक के बाद एक आपके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि आम आदमी जो कांग्रेस है और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इतनी तल्खी क्यों हो गई? अभी कल ही बैठक में शामिल हुए थे आपके मुखिया। नहीं, देखिए हमने कोई जोर का झटका नहीं दिया है। इस बात अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि क्या हासिल हुआ। एक बात बताइए कि अगर पूरे देश के सभी अपोजिशन एक साथ बैठते हैं तो ये तो तय होता है ना कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको खत्म करना चाह रही है, इस जनतंत्र खत्म करना चाह रही है। इस पर सब एक मत है। हाँ, ये बिल्कुल बात सत्य है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनी, चूंकि विचारधारा अलग अलग थी। तो जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ बैठेंगे तो कुछ मतभिन्नताएं आएंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अब उससे ऊपर की लड़ाई है कि अरे जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, विपक्षी एकता वाली, आप लोग उसी को आंखें दिखाए जा रहे हैं। संजीव झा जी, आप लोग अगर बीजेपी के साथ उसकी तुलना करेंगे और अध्यादेश के मुद्दे पर कहेंगे आज ही फैसला करो, तो मानेंगे क्या इस तरह की बात? वो आपकी वो बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसा तो नहीं डिक्टेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। नहीं, वो इसलिए चित्रा जी कि पूरे देश के सभी अपोजिशन ने कहा कि ये जो अध्यादेश है ये काला अध्यादेश है, इससे संविधान की हत्या की गई है। अब कांग्रेस के देखिए, अब दिल्ली के नेताओं को पूछेगा नहीं, ऑर्डिनेंस तो बहुत अच्छा है जी, ये सब कुछ अच्छा है, ये आना चाहिए। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं? और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी जो कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता थे उससे स्टैंड पूछ रहे थे, जो स्टैंड देना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ऑर्डिनेंस आप मानते हैं कि संविधान की हत्या हुई है तो आपको इस पर स्टैंड देने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। अब मुझे लगता है इस पर अगर एक मत होंगे तो ये सेमीफाइनल जैसा होगा कि एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस पे अपना स्टैंड नहीं दिया। तो मुझे ये लगता है कि फिर ये आधी अधूरी लड़ाई तो नहीं लड़ी जाएगी ना, आधे अधूरे मन से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। सबको अपने पर्सनल एम्बिशन से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस नहीं लड़े, हम आपको मध्य प्रदेश राजस्थान दे रहे हैं। पहले ही संजीव झा जी इस तरह की बातें होने लगी। आलोक जी लेकिन जवाब देंगे इस पर भी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा जी, वो कहने अगर अध्यादेश काला अध्यादेश है, तमाम दूसरे दल मान रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं में इसको लेकर इतनी असहज स्थिति क्यों है? दिल्ली वाले, पंजाब वाले कुछ और बोलते हैं और दूसरे राज्यों वाले कुछ और बोलते हैं। आलोक शर्मा जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ना कोई असहज स्थिति है और ना ही पार्टी केजरीवाल से हमें कुछ सीखना है कि हमें कब अपना स्टैंड लेना है और क्या स्टैंड लेना है। पार्टी केजरीवाल 9 वर्षों तक बीजेपी के साथ खड़ी रही, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 काले कानून कृषि वाले रहे हों, राजीव गांधी जी जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए उनका भारत रत्न वापस लेते हों और महात्मा गांधी की फोटो कार्यालय से हटा देते हों। मुझे लगता है कि पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया इन्होंने और उसके बाद अब ये तमाम विपक्षी दलों की आर्म ट्विस्ट करना चाहें, सबको ये कहना चाहें कि हमारे एजेंडे के अनुसार चलें ये लोग, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल जी ने 4 दिन पहले अनाउंस कर दिया कि इस मीटिंग में पहला जो एजेंडा होगा ऑर्डिनेंस का होगा।
आप ही के शायद चैनल पे आज तक पर ही बात हो रही थी। मैंने कहा मैंने तो अभी तक कोई एजेंडा देखा नहीं है और वो कहां से उनको पता चल गया। तो ये जो इसकी जो जिस तरह की ये जो जिस तरह का ट्रिक्स अपना रहे हैं केजरीवाल जी, ये पूरा विपक्ष समझ चुका है। और कल क्या ऐसी आफत थी, मान लीजिए अगर ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस ने साथ दिया नहीं दिया, विचार विमर्श था, पहली मीटिंग थी, अगर आपको वास्तव में बीजेपी का विरोध करना था तो आप रुकते वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों भाग कर आ गए आप कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे पर काम तो नहीं कर रहे हैं। आज ये पूरा विपक्ष और देश जानना चाहता है इस बात पर। आपको तय करना होगा कि आप अभी भी बीजेपी के साथ हैं कि नहीं है। आपको तय करना होगा कि जब राहुल जी और सोनिया जी के ईडी के नोटिस के ऊपर तमाम विपक्षी दलों ने साइन किए थे तो आम आदमी पार्टी अकेली थी जिसने बीजेपी का साथ दिया था। हम ये नहीं कह रहे आगे क्या होगा, मेरे सीनियर लीडर्स तय करेंगे उसमें कि चित्रा जी, मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं। लेकिन अभी तक का जो आचरण दिख रहा है वो ये वापस कहता है कि बीजेपी की बी टीम आम आदमी है और बीजेपी के इशारे पर सब कुछ कर रही है। बोलिए संजीव झा जी, इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। आपने कांग्रेस का रुख देख लिया खुद के लिए, उधर आरजेडी वाले लोग भी कह रहे हैं, शिवानंद तिवारी, कि हम लोग आम आदमी पार्टी को सीरियस नहीं लेते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड दर्शाता है कि आप बीजेपी की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप इससे पहले भी देखिए, जब जेएनसीटी बिल आया था तो आप तो वॉकआउट कर गए थे। तो इसका मतलब आप वॉकआउट करते बीजेपी का समर्थन, वॉकआउट सब समझता, वॉकआउट नहीं होता, वॉकआउट बीजेपी का समर्थन होता है। मेयर का चुनाव हो रहा था दिल्ली में, आप उसको वॉकआउट कर गए थे, आपने उसमें वहां जाके वोट नहीं किया था। तो मुझे ये लगता है कि ये तो दर्शा रहा है ना फिर कि बीजेपी की लड़ाई को आप मजबूत कर, शक तो आप पे हो रहा है अब कि क्या आप इस लड़ाई को अगुवाई करना चाह रहे हैं, लड़ाई के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, या चोर दरवाजे से कोई बीजेपी का समर्थन है आपका। मुझे ये लगता है कि आप सब, मैं पहले ही कहा कि सबको अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर ये अध्यादेश गलत है तो ये बोलने में क्या बुराई है भाई। आप ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डिनेंस, हमेशा जब भी ऑर्डिनेंस आया आप संसद चलने का इंतजार किए, आपने पहले स्टैंड लिया है, बहुत सारे ऑर्डिनेंस से पहले स्टैंड लिया आपने, तो इस पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देश की जनता जानना चाहती है ना कि जब संविधान की हत्या, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के केजरीवाल जी की पार्टी थोड़ी ना बताएगी कि हम स्टैंड लेंगे, क्या लेंगे और कब लेंगे। 2 बार 90% से मुझे लगता है संजीव झा जी, को मिला हो, संजीव झा जी, अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं जा रहा है और आप चुप कर रहे हैं। तो फिर तो आपको ये दर्शा रहा है ना कि आप इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाह रहे, आप फिर चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात से एकजुट है। हाँ। ये अध्यादेश गलत है। हाँ। इस अध्यादेश को विधानसभा में गिराना चाहिए और ये अध्यादेश से संविधान की जनतांत्रिक। ठीक है, हमारे साथ 3 और मेहमान है, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं उन लोगों के पास लेती हूँ। ठीक है, आपकी बात समझ गई। मृत्युंजय तिवारी जी, लालू प्रसाद यादव विपक्ष की बारात का कितना भी दूल्हा तय करते रहे, लेकिन मतभिन्नता और फूट किस कदर है वो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब एक ही मीटिंग में जहां कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी के दोनों के नेता मौजूद हों, लेकिन आप देखिए दोनों के अलग अलग रुख इस पूरे मामले में कैसे हैं। अध्यादेश एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर अगर निर्णय की स्थिति नहीं ले पा रही है कोई भी पार्टी, या फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होता हुआ नहीं दिखना चाहती, तो फिर काहे की विपक्षी एकता। तो बीजेपी जो कह रही है फोटो सेशन था, क्यों नहीं उसी की बात को सच माना जाए। मृत्युंजय तिवारी जी, देखिए चित्रा जी, जो बीजेपी कह रही है फोटो सेशन था, तो बीजेपी को ये अच्छी तरह से पता है कि ये फोटो सेशन नहीं था, ये बीजेपी को परेशान करने वाला, टेंशन देने वाला सेशन था। अब जहां तक आपने कहा कि ये लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, ये सब चलेगा। यहाँ टीवी पर बैठकर चैनलों में हम ये तय नहीं कर देंगे। हम आलोक शर्मा जी ने कहा, ये हमारी बात है। हर जगह हम लोग, अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर विरोध में है आम आदमी पार्टी के, बंगाल में है विरोध में, तो अपनी अपनी विचारधारा सबकी है। लेकिन इसी के लिए ना ये बैठक हुई कि सब लोग एकजुट होंगे, जनता के मांग पर हम लोग एकजुट हुए हैं। और बिहार की धरती से जब जब हुंकार भरी गई है तब तब बीजेपी की हार हुई है। अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि हम फिट हो गए हैं और फिट करने के लिए आ गए हैं। लालू प्रसाद जी ने कहा भिंडी की कीमत हो गई सब्जी की 60 रुपया केजी, आटा चावल दाल की कीमत क्या है सबको पता है, ये असली मुद्दा है। लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की पार्टी ने, ममता दीदी की पार्टी ने क्या कहा, ये आपके यहाँ चर्चा का विषय होगा। हाँ। अरे जब जब आप देख रहे हैं कि इस महाजुटान में महा ऐलान हुआ, भाजपा के खिलाफ शंखनाद हुआ और बीजेपी किस तरह परेशान है, ये देखिए
इनके बयान आ रहे व्यंजन क्या खाए, अरे व्यंजन कहते बीजेपी वाले तो व्यंजन भेजवा देते। व्यंजन स्वादिष्ट था, यहां दिल दिया है जहां भी देंगे, और सारे देश के लिए हम लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। और जो तो आप देख रहे हैं अभी इनका बात उनका बात ये सब चलेगा, बीजेपी वाले दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो जान देने की कोशिश की जा रही है ये इस वजह से क्योंकि हर जगह अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई ये तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, अस्तित्व की लड़ाई है, इस वजह से विपक्षी जुटान। बीजेपी सरकार की जान नहीं बचेगी ये तो बेचारे बीजेपी वाले कहेंगे ही ना। ये कब से देशभक्त हो गए, ये लोग तो नकली देशभक्त वाले जिनका स्वतंत्रता की आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, अब हमारे ही पार्टी से निकले हुए, दूसरे पार्टी के से निकले हुए नेता बीजेपी में जाकर के बीजेपी का जान फूकने का प्रयास कर रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए। इसलिए अब बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा, 2024 का इंतजार कीजिए। जब एक मत हुआ है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो फिर मिलकर लड़ेंगे, और आने वाले जो दूसरी बैठक होगी उसमें सारा ब्लूप्रिंट देश की जनता के सामने होगा। हम नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल मिश्रा जी, मृत्युंजय तिवारी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कह रहे हैं जान पर आफत बनाएगी 2024 में बीजेपी के लिए। देखिए चित्रा जी, जान पर आफत बनाएगी या वर्तमान समय में किस प्रकार से परिवार को, किस प्रकार से राजतंत्र को बचाने की कवायद है, ये स्पष्ट दिख रहा है। आज सारे जुगनू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरज को ढका जाए। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक कविता पढ़ी थी लाल किले की प्राचीर से कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के भाग्य को फहरा रही चर्चा से लू लग गई है, और दूसरी तरफ एक परिवार, आप इस मीटिंग को देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक हैं मिश्रा जी, आपकी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये बोल दीजिए क्लियर, उनको बोलने दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने नहीं पूछा था। अरे भाई, वो तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, उसके लिए तो प्रेम शुक्ला जी हम बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आपका योगदान था। आप बोल रहे हैं आंदोलन में केवल नहीं थे, अर्पण कर दिया, तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट बांटना की स्वतंत्रता आंदोलन में और दूसरी बात, आप विचारधारा की बात करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे मिक्सचर अरे विरोधी मिक्सचर आप का सम्मिश्रण था, कल विरोधियों का सम्मिश्रण था कि नहीं था? मत भिन्नता अलग होती है, लेकिन ये किस प्रकार बोलेंगे तो फिर विशाल जी की आवाज दब जाएगी। अब ऐसा आवाज मत दबाइए भाई, बात कर रहा है, कोई कह रहा है आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पटना के स्टूडियो में बैठे हुए मृत्युंजय तिवारी जी, आज तक आपकी आवाज साफ जाएगी, वो स्काइप पर है, उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। विशाल मिश्रा जी। अरे ये देखिए चित्रा जी, प्लीज एक बार देखिए चित्रा जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता के दिन, दिवस के दिन कविता कही थी कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी भारत को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे परिवारवाद को बचाने के लिए, राजतंत्र को बचाने की कवायद। आपको मालूम है पिछले 4 सालों से कितनी है? आपको पता है 18 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला? आपको मालूम है 10 बार से ज्यादा सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है इस देश में? आपको मालूम है 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया, संसद उस पर खामोश रहा? आपको मालूम है पत्रकारों के मोबाइल में पेगासस डाला जाता है? आपको मालूम है लोकतंत्र के कितने मूल्यों की हत्या की गई? आपको क्या पता है इस देश दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर को रात में दिल्ली पुलिस ने घेर लिया? आपको पता है विपक्ष के तमाम नेताओं के घर में ईडी सीबीआई का रेड पड़ रहा है? आपको मालूम है जिस दिन बिहार में विधानसभा में विश्वास किया जा रहा था, कैसे समझ में आएगा? ये तो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। पढ़ने वाले
ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी प्लीज, सत्यप्रकाश मिश्रा जी प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, उनकी बात हो रही है। एक सेकंड सर सुनिए, मेरी बात सुनिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सभी का, विशाल जी का भी ऑडियो डाउन कीजिए, विशाल जी का भी। ये तरीका कतई ठीक नहीं है, अगर एक बोलेगा दूसरा स्काइप से है उसकी आवाज आएगी, नहीं आ पाएगी, नंबर 1 ठीक है सर, मैं आ रही हूं आपके पास। दूसरी चीज ये है, अगर मेहमान के तौर पर मैंने उनको इनवाइट किया है तो उनकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा हो सकती है, उनकी बात को सुन ले। आप सहमत नहीं होंगे विशाल सत्यप्रकाश जी, उसके बाद आप बोलिएगा। आशुतोष जी भी आधे घंटे से बैठे हुए हैं, उनको भी बोलना है। एक बार विशाल जी जल्दी से अब अपनी बात को आप पूरी कीजिए। विशाल मिश्रा जी जल्दी से। आप मुझे बताइए, बार बार कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। कर्नाटक का चुनाव जीता जाता है तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। हाँ। बताइए क्या लोकतंत्र खतरे में था? हिमाचल में चुनाव आप जीते तो क्या लोकतंत्र खतरे में था? क्या इमरजेंसी जब लगाई गई थी खतरे में था? पीछे तो किताब का भंडार लेके बैठे हैं और लोकतंत्र के क्या मूल्य है यही नहीं पता है आपको। शासन लगाया गया, विनिंग और लूजिंग इलेक्शन लोकतंत्र है ना, बहुत सारे राष्ट्र में ऐसी स्थिति है। लालू यादव जी जेल गए, पाकिस्तान में भी जाके देखिए लोकतंत्र पर नहीं है, संविधान के मूल्यों को आखिरी तक पहुंचाना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का मेंटेन करना, वो लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक संस्था एक तरफ कहा जा रहा है कि अध्यादेश के द्वारा संविधान की हत्या की जा रही है, अनुच्छेद 123 संविधान में नहीं है, कौन से संविधान की हत्या की जा रही है? ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ठीक है, तो लोकतंत्र खतरे में। लोकतांत्रिक के संस्था सबसे बड़ी संसद में कहा, संसद के सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक सेकंड, एक एक करके। विशाल जी आपकी बात हो गई है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा मैं आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, लेकिन उसके पहले सत्यप्रकाश जी से एक सवाल। आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक ढांचा, ये वो, चुनाव, दुनिया भर की बातें। सर जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं किसी और पार्टी के साथ, बीच में पसंद नहीं आती है उसको तुरंत छोड़ते हैं, किनारे लगाते हैं, किसी और पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर वो पसंद नहीं आती है, फिर उसको छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के साथ आ जाते हैं। और जनता ने जिस जगह का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कभी भी आप लोगों को 30-31% से ज्यादा वोट नहीं दिया है। इस बात को भी समझना होगा ना। दो बातें हैं, देखिए यहां पर आप इल्जाम तो लगा सकते हैं विशाल मिश्रा जी के ऊपर कि वो इस पार्टी के हैं, इस विचारधारा के हैं, लेकिन अगर आप एक पार्टी के साथ चुनाव लड़े, छोड़ के दूसरे को पकड़े, उसको छोड़े तीसरे को पकड़े, तो क्या आप लोगों से सवाल नहीं पूछा जाएगा ये संविधान का पालन हो रहा है क्या? गठबंधन और पिछले 8 सालों में कितनी बार हो चुका है? गठबंधन में अपना वहां की जनता खुद को कितना छला हुआ महसूस करती है। मूल्यों के प्रति जवाबदेह होकर के अपना साथी चुनना, हाँ। और उस साथी के साथ सुशासन चलाना, सुशासन चलाना, ये स्वतंत्रता है और ये भी लोकतंत्र है। हाँ। कि लोकतंत्र में चुनने और चयन करने का अधिकार एक नेता लोगों को भी है पहले और बताया जनता जाता है, को भी हम है। इस पार्टी के साथ हमने किसी संविधान पार्टी के संविधान सम्मत सरकार चल रही है। आप एक बात बताइए, वोट करती है, नहीं वो गठबंधन को वोट किया जाता है, वो आप बात सही कह रहे हैं, नहीं गठबंधन को जब आप दिखाते हैं, जब वो गठबंधन को वोट किया जाता है, लायक ना फिर रहे, छोड़ के तो आपने आरजेडी के साथ वही किया, फिर आपने आरजेडी के साथ वही किया, और 2025 तक न जाने क्या होगा अभी तक। चुनने का अधिकार रखते हैं और मूल्यों पे साथी चुनते हैं। हाँ। रही बात आपकी क्या विचारधारा है? सभी मूल्यों को बीजेपी नीतीश कुमार जी ने हमेशा माना है। संविधान में सेकुलरिज्म है, हाँ। एक शब्द है, समाजवाद एक शब्द है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एक शब्द है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को समाप्त किया। हाँ। आप 20,000 करोड़ का घोटाला करके बैठ जाएंगे, नहीं आप अडानी के तमाम मुद्दों को लेकर के बैठ जाएंगे, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे और कहेंगे मैं अकेला सब पर भारी। एक प्रधानमंत्री देश में संसद में कहे मैं अकेला सब पर भारी, इसका साफ मतलब है वो संविधान के प्रति जिम्मेदार नहीं है। फौरन आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है जी। हाँ, इस पर संसद में यह कहा उन्होंने, संसद की अवमानना है ये। देखिए हमारा एक अकेला चेहरा, एक अकेले चेहरे के साथ जो है 140 करोड़ जनता का जनादेश आपको भी छोड़ दिया उन्होंने उस दिन। कृपा करके मुझे जेडीयू के नेता महोदय बता दें, आप तानाशाही फिर देखिए बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं प्लीज मत बोलिए। देखिए तानाशाही इसी कहते हैं साहब कि विशाल मिश्रा बोलना शुरू करें, विचार अपना व्यक्त करें, तो मृत्युंजय तिवारी और सत्यप्रकाश मिश्रा मिलकर उनको बोलने न दें। जो लोग किसी की बात तक सहने की क्षमता नहीं रखते वो तानाशाही है। तानाशाही इसे कहते हैं, अवसरवाद इसे कहते साहब कि आप 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं ये सांप्रदायिक हैं, और उसके बाद जब आपको 2017 में ऐसा लगता है
कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ सरकार नहीं बना सकते। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। जब कन्विक्ट हुए थे लालू प्रसाद यादव तब आप उनके साथ गए। उसके बाद जो है जब दूसरा आरोप आप ही की पार्टी ने लगाया तो आप चले आए बाहर। और जब वो फिर कन्विक्ट हो गए, पहले एक मामले में कन्विक्ट थे, 4 मामलों में कन्विक्ट हो गए, तो पाक साफ हो गए और भारतीय जनता पार्टी पर आप फिर कहने लगे कि ये सांप्रदायिक है। तो साहब, ये सांप्रदायिकता का आपका आरोप, आपके पास ऐसा कौन सा चश्मा है कि वो 2014 में मोदी जी जो है सांप्रदायिक दिखने लगते हैं, 2017 में वो एकदम से जो है सेकुलर दिखाई देने लगते हैं, 2017 में आपको लालू प्रसाद यादव का परिवार और अभी भ्रष्ट यूसीसी लगता लेके है, आ गए, तो और क्या कहें आपको? 2022 में जो है रोज ये फिर लगे चिल्लाने, तो कहें क्या आपको? फिर लगे चिल्लाने, फिर लगे चिल्लाने। आप अनुच्छेद 370 के बाद भी तो हमारे साथ ही बैठे रहे ना। अनुच्छेद 370 हमने संशोधित किया। नीतीश कुमार जी बहुत बड़े सेकुलर कश्मीरी पंडितों को दोबारा फंसाने की कोई हिम्मत आपने दिखाई हमारे साथ आए थे तो अनुच्छेद 370 को शिथिल भी कराया, वहां से विस्थापित लोगों को अगर फिर से स्थापित कर देते कश्मीर में तो मैं भी ताली बजाता। आप सिर्फ डमरू बजाते हैं। मैं चुप हो जाता हूं, मैं अभद्रता नहीं कर जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। मेरी पार्टी मुझे अशिष्टता नहीं करना सिखाती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। मेरी पार्टी ने मुझे अशिष्टता और अभद्रता का संस्कार नहीं दिया है, इसलिए मैं मौन साध लूंगा अगर कोई बीच में बोलेगा तो। कृपा करके मुझे मेरे मौलिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए मित्र वर्य, कि आप जो है क्या ऐसा चश्मा आपका बदला कि जो 2017 में सपरिवार भ्रष्ट दिखाई दे रहे थे, तब एक मामले में कन्विक्ट थे, 4 मामले में कन्विक्ट होने के बाद वो 2022 में कैसे पाक साफ हो गए? क्या मानदंड आपके पास में था? जिनके जंगल राज के आधार पर ही आपकी जनता दल यूनाइटेड का जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार ने गठन किया था, आज वही मंगलकारी क्यों लगने लगे? इसका कारण तो कम से कम जनता की समझ में आए। जरा स्पष्टता से सीधा जवाब दे दीजिए। हिम्मत हो तो, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हो और स्वस्थ विमर्श में अगर आपका विश्वास हो तो उत्तर दे दीजिए। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी आधे घंटे से हमारे साथ हैं। एक बार जल्दी से उनके पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी, अब 2019 में तो पूरी ताकत लगा के बीएसपी और एसपी ने देख लिया बीजेपी को हराने की कोशिश, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? अब तो कोई दूसरा दल ऐसा है भी नहीं उत्तर प्रदेश में जिसके पास, मायावती के पास कम से कम 22 से 24% वाला एक इंटैक्ट वोट प्रतिशत था। अब किसके साथ आप गठबंधन करके बीजेपी को हराने का दम भरेंगे 24 में? कौन आ जाएगा इन तमाम 17 दलों में से 7 जिसके बाद बीजेपी हार जाएगी? नहीं चित्रा जी, जब 1977 में जब इस तरीके की एक पार्टी, जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब उस समय भी कई दल साथ में मिलके आए थे और उसके अलावा भी कांग्रेस के और जनता पार्टी के अलावा 34 और पार्टियां भी लड़ रही थी। तो ये नहीं है कि इस समय और उस समय में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भी एनडीए के अंदर 20 दल घटक हैं। ये बात अलग है कि उनकी कभी मीटिंग नहीं होती है क्योंकि वो उनको घटक दल नहीं मानते हैं, वो खाली उनको अपना सपोर्टर मानते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में इस तरीके के गठबंधन पहले नहीं बने हैं। इतना बड़ा व्यापक गठबंधन 77 के बाद अब बनने जा रहा है। और परेशानी इसलिए है क्योंकि जब गृह मंत्री कल जम्मू कश्मीर गए और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना कर रहे थे, वहां इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो वहां अपने भाषण में गठबंधन की मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अरे वहां जाके कम से कम मोदी जी की बात करते कि देश में झंडा फहराया, आप तो गठबंधन के बारे में कटाक्ष करने लगे। स्मृति ईरानी जी बहुत दिनों से टीवी पे नहीं आई तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने पड़ रहा है। सारे लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए परेशानी तो है लोगों के अंदर। देखिए, आज जो भी स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करने जाती है कि आम आदमी पार्टी नाराज है, समाजवादी पार्टी नाराज है, ये नाराज है, क्योंकि उसके पेट में ये परेशानी है कि ये सब कैसे बैठ गए। तो पहली जीत जो है वो ये 27 नेता जो एक साथ बैठ गए हैं, यहीं से शुरू हो जाती है। और चिंता मत कीजिए, 12 जुलाई की जो शिमला की मीटिंग होगी उसमें ये भी हो जाएगा कौन कहां लड़ेगा, किसी से छुपा नहीं रहेगा। तो इसलिए एजेंडा सब बहुत क्लियर है। पहली मीटिंग का एजेंडा क्लियर हो गया है। ममता जी ने साफ बोला है कि हम सब एक है और हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी उन लोगों को है। इसलिए एक और क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूं आशुतोष जी। ममता बनर्जी का कितना वोट प्रतिशत है यूपी में? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का कितना असर है उत्तर प्रदेश में, या तमाम दूसरी पार्टियों के भी उठा लें? अगर यूपी में किसी का असर था, एक बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और उसके बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस का भी वोट शेयर बहुत सिकुड़ गया है। ऐसे में 3 पार्टियां बचती हैं। अब 2 पार्टियां तो आपस में मिलकर लड़ चुकी हैं।
अब बताइए कैसे करेंगे? वो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो बातें बाकी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, यहां पर एक सबसे बड़ी पार्टी के साथ लड़कर तो आपने देख लिया। अब सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन यूपी में और क्या हो सकता है? और अब तो बीएसपी ने भी अपने आप को अलग कर लिया है आप लोगों से। यूपी पे रखते हैं ना, कैसे हराएंगे आप बीजेपी को? नहीं चित्रा जी, बिल्कुल सही बात है। अगर यही बात हम जरा 77 के चुनाव में देखें, हाँ। क्या भारतीय लोकदल की बहुत बड़ी भूमिका थी? क्या उसकी कोई भूमिका थी कांग्रेस के आगे? क्या भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या भारतीय जनसंघ की अपनी कोई वजूद था? एक समय ऐसा होता था कि 350 से 400 सीटें कांग्रेस अकेले लेती थी। लेकिन जब लोग जुड़ते हैं तो विचारधाराएं जुड़ते हैं, लोगों का जनमानस जुड़ता है और एक बड़ी शक्ति के खिलाफ खड़े होने की तैयारी होती है। और आज वही से लगभग जुड़ चुका है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात करे कि सिर्फ नेता जुड़ना चाहता है, विचारधारा नहीं जुड़ना चाहती है। आज इनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि जिन 40-42 पार्टियों के साथ में आपने एनडीए का गठन किया था, आज आपकी स्थिति कहां पे आ गई है? आपके पास तो ये हालात है कि तमिलनाडु में ही आप 3 छोटी-छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन में खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप गठबंधन में खड़े हुए हैं। आप छोटी-छोटी पार्टियों को, जिनका 0 के आसपास भी है वोट शेयर नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि गठबंधन जरूरी है। हाँ। एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि हम इनके साथ में खड़े हैं। और वही पर्याय इस बार बड़ी पार्टियां देश की कर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उस व्यवस्था के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में इस देश में लगाई। प्रेम शुक्ला जी, 77 का चुनाव जब जिसका वो जिक्र कर रहे हैं आपातकाल के बाद हुआ था, और अभी लोग बता रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता, आफतकाल चल रहा है देश में, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए बीजेपी को हराना है, विचारधारा वाली पार्टियां एक मंच पर हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आपातकाल जब जो है, कल ही आपातकाल का 75 से जो है, जो 1975 में लगा था, उसका एक लंबा समय बीते हुए वर्षगांठ होगी कल। और उस समय जो है हजारों हजार विपक्ष के नेताओं को बिना किसी अपराध के जेल डाल दिया था। यहाँ तो 420 के मामलों में भी बेल दिया है। और जो कन्विक्टेड है लालू प्रसाद यादव, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होने के बाद भी जेल से बाहर है। तो ये आफतकाल नहीं। और जब 1977 की बात करते हैं तो 1977 में भारतीय जनसंघ ने, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने, लोक दल ने, बहुत सारे दलों ने एक पार्टी में विलय किया था। तो ये सब विलीन होने को तैयार है क्या? और जो सब गठबंधन धर्म पर भाषण दे रहे थे आदरणीय आशुतोष वर्मा जी, अभी समाजवादी पार्टी का एक बार गठबंधन बसपा से हुआ तो वस्त्र हरण का कांड हुआ, दूसरी बार गठबंधन हुआ, सुश्री मायावती जो है बबुआ के बारे में अभी परसों भी क्या बोल गई सुन ही लीजिए आप। अभी ओम प्रकाश राजभर चुनाव में आपके साथ थे, आपके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं टिकते? समाजवादी पार्टी के लोग उनकी हत्या का प्रयास क्यों करते हैं? ये बताइए ना मुझे, कहाँ गठबंधन हुआ है? अभी अभी आपने देखा इसी चैनल पे संजीव झा और आलोक शर्मा जो है एक दूसरे के विरुद्ध यही बोल रहे हैं। उस अंदर की क्या बैठक की बात हुई तो चित्रा जी बता पाएंगी, वहां मौजूद थी। यहाँ तो जो है आलोक शर्मा जी और संजीव झा जी दोनों पे एक जन कह रहे चोर दरवाजे से कांग्रेस और आलोक शर्मा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। बहुत देर से बात उठा रहे आलोक शर्मा जी, भाजपा को हटाना है, देश को बचाना, ये तो ऐलान हो गया। हाँ, आलोक शर्मा जी, गठबंधन की बात करे ही ना। बीजेपी ने सपा, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू, पीडीपी, शिवसेना, अकाली, मांझी सबके साथ सरकार बनाई है। तो बीजेपी कम से कम किसी भी गठबंधन के ऊपर सवाल ना उठाए। दूसरी चीज, आज बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं चित्रा जी कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। हम तो ये पूछ रहे हैं, मोदी साहब को 2015 में बिहारियों का डीएनए पूछना पड़ा था, और नीतीश कुमार जो थे वो सबसे खराब व्यक्ति थे, और 2020 में मोदी जी ही उनको विकास पुरुष बता रहे थे। तो आज तो जवाब तो बीजेपी को देना है। और ये जितना भी पूरा कुछ जो सेशन हुआ है, ये समझ लीजिए कि फोटो सेशन नहीं था, ये बीजेपी की कुरीतियों के ऊपर कील ठोको सेशन था कि बीजेपी की सरकार के ऊपर आखिरी कील, इनकी जो कुरीतियों का ताबूत है उस पर कैसे ठोकी जाएगी। मुझे लगता है कि कर्नाटक में भी लोकतंत्र का हनन हुआ, 50 से ज्यादा कंप्लेंट हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर एक्शन नहीं लिया। सवाल आज यह है कि बीजेपी की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी 65 सीटें इनकी कैसे आई? गृह मंत्री जिन्होंने दंगों की बात की, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो कर्नाटक में केवल हम चुनाव जीत गए और तो लोकतंत्र जीत गया, ये बात ठीक नहीं है।
ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों से जब सीटों के समीकरण के विस्तार की बात होगी, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने आप को रखेगी, क्या वो कुर्बानी देगी या क्षेत्रीय दलों को मना लेगी, आगे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनमें एका हो पाएगा विपक्षी दलों का, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए आज।